वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर वैसे है राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का और आज ही पेपर हुआ है इसका। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो परीक्षाएं हो रही थी उसी के अकॉर्डिंग जो है ये परीक्षा हुई है राम मनोहर लोहिया की। और इसी प्रकार से अन्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं हो रही। मेजर के लिए भी यही पेपर था, माइनर के लिए भी यही पेपर था। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में मेजर माइनर सेम ही कोर्स होता है। हिंदी काव्य, ठीक है। हिंदी काव्य का मॉडल पेपर मैंने दिया था, उससे लगभग अधिकतर प्रश्न आए हुए हैं। 2 घंटे का पेपर पूछा गया था, आपकी नया पैटर्न लागू हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 है। अब आइए देखते हैं कैसे कैसे यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे, उनको हल करने का भी प्रयास करेंगे ताकि जो अन्य विश्वविद्यालय हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सके और वह भी एक प्रकार से अच्छे तरीके से समझ सके इन चीज़ों को। यह प्रश्न पत्र आपका 3 खंडों में बटा हुआ है। प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देने हैं। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने आपको अंकित हैं, ठीक है। खंड 3 खंडों में पेपर आपका बटा हुआ होता है। तो यहाँ पर खंड आ देखिए, सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न जहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। निर्देश दिया गया है कि इस खंड में मात्र एक प्रश्न है जिसके कुल 10 भाग हैं और प्रत्येक भाग का आपको उत्तर देना है। सबसे बढ़िया बात यह है 3 नंबर का प्रश्न अब की बार से ये रखा गया है। 3 नंबर एक प्रश्न के लिए आपको मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों में लिखना है। इस प्रकार से आपको 30 नंबर यहीं से मिल जाते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। चले, 2 घंटे का पेपर है, ये बात आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चूँकि 2 घंटे के पेपर में आप लोग बहुत सारे प्रश्न छोड़ करके आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है, हमारे पास इसमें आया बहुत सारे बच्चों का। तो आप सभी लोग क्वेश्चंस ना छोड़ करके आएँ, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक मैं वीडियो बना दूंगा इसको लेकर के रणनीति पर, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आपका है हिंदी साहित्य के वीर गाथा काल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। एक उपयुक्त उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिए। वैसे वीर गाथा काल के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था। वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियां बताई थी। या भी मैंने बताया था कि वीर गाथा काल को विद्वानों ने जैसे कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रेगसन चारण काल कहा, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल महोदय ने आदि काल कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उसको संधि काल कहा और चारण काल भी कहा उन्होंने। डॉक्टर राहुल शंकरदयाल पंडित, इन्होंने कहा सिद्ध सामंत काल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने वीर काल की संज्ञा दी। तो वीर गाथा काल जो है कहीं ना कहीं पे ये अंतर व्याघातों का युग रहा है। खास करके जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन मुझे याद आ जा रहा है इस संबंध में। वो कहते हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल सबसे विवादग्रस्त कालखंड है। शायद ही भारतवर्ष के इतिहास भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोधों और अंतर व्याघातों का युग कोई और आया हो, मतलब इसके अलावा कोई और नहीं है, वो बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सॉरी। तो 2 प्रवृत्तियां यानी 2 विशेषताएं पूछी गई हैं। मैंने सारी विशेषताएं बताई थी, तो क्या आप तमाम सारी विशेषताएं लिख लो। पहली विशेषता तो यही है इसकी कि भाई ये विविधतापूर्ण साहित्य इसमें लिखा गया, क्योंकि आदिकाल में किसी एक प्रवृत्ति पर रचनाएं नहीं हुई हैं। कई सारी प्रवृत्तियां और कई सारी विचारधाराएं थी उस समय, जैसे कि विविधतापूर्ण साहित्य इस संदर्भ में है क्योंकि आदिकाल में आप देखते हैं साहित्य के विविध रूप दिखाई पड़ते हैं और उसमें तमाम प्रकार के, जैसे कि आपका होता है सिद्ध साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया, नाथ साहित्य हो गया, ठीक है, रासो साहित्य हो गया, लौकिक साहित्य हो गया। इसके अलावा कुछ गद्य रचनाएं भी लिखी गई आदिकाल में। तो एक प्रकार से 6 प्रकार के साहित्य एक साथ ही एक समय काल में आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक प्रकार से विविधतापूर्ण साहित्य रहा, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि भाई बाह्य आचार्यों और जो है मतलब बाह्य आचार्यों का खंडन किया गया है, अंतः साधना पर बल दिया गया है, ठीक है। मतलब इसमें खास करके नाथ साहित्य में, सिद्ध साहित्य में, इन सभी में देखेंगे तो ये सब लोग मानते हैं कि भाई गंगा स्नान से कुछ नहीं होता है। जो खास करके वेद सम्मत वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड व्यवस्था है उसके प्रति विद्रोह है इन लोगों में, ठीक है। जो नाथ पंथ और सिद्ध साहित्य में आप देखते हैं ये लोग कहते हैं कि नाथपंथी योगी खास करके कि गंगा में डुबकी लगाने पर कुतिया पवित्र नहीं हो सकती, ऐसा वो लोग कहते हैं। और इसी को लेकर के उन्होंने श्लोक भी कहा कि प्रतरन्नपि गंगायाम नयो स्वया शुद्धि महिर्ति तस्मा अर्धमिध्याम पूषाम तीर्थ स्नानम तो निष्फलम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये लोग गंगा स्नान या जो बाह्य आडंबर या अंधविश्वास या फिर जो भी चीज़ें होती है उसका विरोध करते हैं और सनातनियों का कुल मिलाकर के विरोध करते हैं, ऐसा कहना भी उचित होगा। मतलब कि जो चीज़ें ये एक प्रकार से सनातनी लोग कर रहे थे, जो चीज़ें हिंदू धर्म के लोग कर रहे थे, वर्ण व्यवस्था थी, वेद में बताई गई बातें थी, उनका एक कर्मकांडों का ये लोग नहीं मानते थे, ठीक है, ये था।
तीसरी विशेषता थी आदिकाल की आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा लोग किया करते थे। यानी राजा लोग एक प्रकार से, जब पृथ्वीराज रासो रचना जो चंद बदाई ने लिखी है उसमें जब पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी आमने सामने होते हैं उस समय एक प्रसंग आता है। वहाँ पर जो है चंद बदाई लिखते हैं कि वीर रोष बर बैर बर झुक लग्यो वसमान तव नंदन सोमेश को फिर बंधो सुरतान, इस प्रकार से बताने का प्रयास। इसी में आप पढ़ेंगे कि 12 बरस ले कूकर जीवे और 16 ले जीवे सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। इसी में आप पढ़ेंगे आलखंड वगैरह में कि यक्का मारे दुई गिर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए। और इसके अलावा आप देखते हैं कि जाकर बिटिया सुंदर देखें, जबरन ब्याह ले करवाए, धय दो डोला समर खेत माजे जीते ते ले उठाए, दांत उखाड़े भवरा नल कहते दिल्ली करे द्वारे चार। कई प्रकार की जो है पंक्तियां, ये एक तरफ से पंक्तियां नहीं है, ये अलग अलग की पंक्तियां हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब वीरता पूर्वक अतिशयोक्तिपूर्ण कहीं कहीं पर आपको लग जाएगा। सबसे मजेदार बात ये है कि ये वीर रस की प्रधानता इसमें आपको दिखाई पड़ती है। इसके अलावा युद्धों का सजीव चित्रण है, मतलब जो राजा महाराजा के साथ जो कवि हुआ करते थे वह भी युद्ध में जाया करते थे, तो वो लोग युद्धों का आंखों देखा हाल अपनी रचना में बयां करते थे, ठीक है। युद्धों का सजीव चित्रण आप देखते हैं, तलवारों की खनखनाहट, सेना वर्णन, रण कौशल, युद्ध का चित्रण बड़े अच्छे तरीके से, एक प्रकार से जो खनखनाटी तलवार है जो ध्वनि उत्पन्न करती है वो सभी ध्वनियाँ इनके शब्दों में भी दिखाई पड़ती हैं। जैसे कि जो है कम्मान बान छुट्टहि अपार लागत लोह इमसारी धार, इस प्रकार से लिखने का प्रयास। वीर और श्रृंगार रस का समन्वय भी आपको दिखाई पड़ेगा। एक तरफ तो वीरता पूर्वक वर्णन आपको मिलेंगे, लेकिन वीरता पूर्वक वर्णन ज़्यादा इसीलिए इस काल को वीरगाथा काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने, मतलब शुक्ल जी ने। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें देखिए, वीर और श्रृंगार, कुछ श्रृंगार के भी पुट आपको दिखाई पड़ेंगे, तो श्रृंगार और वीर का समन्वय भी है, ठीक है। और भी तमाम प्रकार की रस अनुभूति आप देखते हैं इसमें, वीर और श्रृंगार दो प्रमुख रस तो है ही। इसके अलावा आदिकाल में रौद्र रस भी आपको दिखाई पड़ेगा, भयानक रस भी दिखेगा, अद्भुत रस, शांत रस, ठीक है। और ये तमाम प्रकार के रस आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा प्रकृति चित्रण भी लोगों ने किया है, ठीक है। खास करके जब 27वां सर्ग आप देखते हैं रेवा तट का पृथ्वीराज रासो में जो है, तो उसमें जो है चंद्रबदाई ने बड़े अच्छे तरीके से प्रकृति का चित्रण किया है, बड़े मनोरम और सुंदर ढंग से किया है, ठीक है। तो ये भी है राष्ट्रीय भावना का संकुचित रूप है, यानी कि ये राजा लोग एक प्रकार से पूरे भारत को देश नहीं मतलब मानते थे, राजा का अपना क्षेत्र होता था उसी पर समर्पित हुआ करते थे, ठीक है। दूसरे से नहीं मतलब है, केवल अपने राज्य से। तो इसलिए राष्ट्रीय भावना का संकुचित रूप दिखाई पड़ता है, लोक जीवन की अवहेलना की गई है, राजा महाराजाओं के बारे में ही काव्य लिखा गया आदिकाल में, कोई आम जनमानस पर काव्य नहीं लिखा गया, इतिहास की उपेक्षा की गई है और रासो ग्रंथों की प्रधानता रही। आप देखते हैं वीर गाथा काल में कई प्रकार के रासो ग्रंथ, पृथ्वीराज रासो है, ठीक है, बीसल देव रासो है, खुमान रासो है, इसके अलावा परमाल रासो है। तो ये सब रचनाएं आपको रासो ग्रंथों में मिल जाती है। तो ये सब आपकी विशेषताएं थी जो मैंने आपको बता दी, निश्चित तौर पर आपका उदाहरण भी होगा, सारी चीज़ें हो गई। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, कवि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था और उसकी पदावली किस भाषा में रचित है, फटाफट से बताएंगे। तो विद्यापति के बारे में आपसे पूछ रहा है, कवि विद्यापति के बारे में कि विद्यापति की का जन्म कहाँ हुआ था। तो विद्यापति का जन्म हुआ था मिथिला में, मिथिला पड़ता है वर्तमान में बिहार राज्य में, ठीक है। और बिहार राज्य के दरभंगा जिले के मतलब दरभंगा जिले के अंतर्गत एक गांव है बिस्पी, उसी बिस्पी गांव में जो है विद्यापति जी का जन्म हुआ था। और ख़ास करके जिस टोले में रहते थे उसको गढ़ बिस्पी कह करके पुकारा जाता था। और आज यह ग्राम जो है, जो इनका ग्राम था, वो उत्तर पूर्वी रेलवे स्टेशन कामतोल के समीप स्थित है। और कहा जाता है कि इस ग्राम के विद्यापति के पूर्वजों का ही निवास रहा होगा और वंश परंपरा से विद्यापति ने भी यहाँ अपना जो है पर्याप्त जीवन व्यतीत किया है। तो बाद में आप देखते हैं यह गांव महाराज शिव सिंह ने राजाभिषेक के शुभ अवसर पर विद्यापति को दे दिया था। तो कहीं ना कहीं पे चीज़ें हैं। इसके अलावा आप देखते हैं एक पद भी, मतलब इनके कथन से ही स्पष्ट होता है इनके जन्म के बारे में। कथन है कि पंच गौड़ाधिप शिवा सिंध भूप कृपा करि लेल निज पास, बिस्पी ग्राम दान कवल मोहि रहैल राजस निधान। ये मैथिली भाषा में लिखा है, तो वो उन्होंने दिया था, ठीक है। और विद्यापति का गांव वही है गढ़ बिस्पी। क्लियर, समझ में आ गई बातें। और ये इनका जन्म तो हो गया। आपका पूछा है इनकी पदावली किस भाषा में, तो पदावली इनकी भाई मैथिली भाषा में। ये तीन तरीके से, तीन भाषा में इन्होंने रचनाएं लिखी है विद्यापति जी ने। एक तो संस्कृत भाषा में रचनाएं लिखी है, एक इन्होंने अवहट्ट की रचनाएं लिखी हैं अवहट्ट में, और एक मैथिली में लिखी हैं। संस्कृत में इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी, 12 रचनाएं लगभग, जैसे भूप परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली,
सयो सर्वस्वासार, इसके अलावा सयो सर्वस्वासार प्रमाणभूत पुराण संग्रह, इसके अलावा गंगा वाक्यावली लिखा संस्कृत में, विभा सागर संस्कृत में लिखा, दान वाक्यावली संस्कृत में लिखा, दुर्गा भक्ति तरंगड़ी संस्कृत में है, इसके अलावा गया पत्तलक, वर्षकृत, मणिमंजरी, ये सब संस्कृत की रचनाएं हैं। अवहट्ट की रचनाएं इनकी जैसे कीर्ति लता जो हो गई वो अवहट्ट है, कीर्ति पताका अवहट्ट में लिखा गया है। मैथिली की भी रचना इनकी पदावली जो है खास करके वो मैथिली भाषा में लिखी गई है। क्लियर? तो एक प्रकार से चीज़ें आपके समझ मैंने बता दी तो निश्चित तौर पर आपके समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखें अगला प्रश्न आपका आ चुका है, देखेंगे आपका है तीसरा नंबर प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों का नाम उल्लेख कीजिए और बताइए कि इस समूह के संगठनकर्ता कौन थे। तो अष्टछाप के कवियों में सबसे प्रमुख स्थान है सूरदास जी का। इसकी स्थापना करी थी गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। गोस्वामी विट्ठलनाथ जो है वो वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। वल्लभाचार्य जी जो है वो सूरदास जी के गुरु हैं। सूरदास जी के एक प्रकार से गुरु कौन है? वल्लभाचार्य, उन्हीं के लड़के थे विट्ठलनाथ। उन्होंने अपने 4 शिष्यों को साथ में लिया और 4 अपने पिताजी के शिष्य, यानी कि गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्य और 4 शिष्य उनके पिता वल्लभाचार्य के, ये 8 लोग मिलकर के निर्माण करते हैं किसका? अष्टछाप का। अष्टछाप के कवियों में नाम आता है भाई किसका किसका? अष्टछाप के कवियों में नाम है कुंभन दास का, सूरदास का, परमानंद दास है, कुंभन और चतुर्भुज दास है, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और कृष्णदास। ये 8 कवि हैं जो कि अष्टछाप में शामिल किए गए हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ इसके संस्थापक हैं। समझ में आ गई बातें? आगे बढ़ते हैं। और ये सारे कवि कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े हुए कवि हैं। क्लियर? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, देखिए इन सभी प्रश्नों पर ऑलरेडी चर्चा हो चुकी, कोई दिक्कत की बात नहीं, सारे प्रश्न आपके जो है पूछे गए थे। अगला प्रश्न था आपका कि भारतेंदु जी के ऐसे दोहे लिखिए जो मातृभाषा के प्रति अटूट प्रेम पर आधारित हों। तो भारतेंदु जी के ऐसे दोहे बहुत सारे, भारतेंदु जी ने खास करके मातृ भाषा पर तमाम सारे दोहे भी लिखे हैं। तो कितने दोहों की बात कर रहे हैं, बात आप ध्यान रखेंगे, कितने दोहों की बात कर रहा है भाई? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो कुछ दोहे लिखे, 2 दोहे ना, 2 दोहों की बात कर रहा है। तो एक दोहा तो आप सभी को पता होगा कि निज भाषा उन्नति है, और क्या? सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। यानी कि इसका अर्थ क्या है? निज भाषा उन्नति है, यानी कि यहाँ पर भारतेंदु जी कहते हैं कि जो है सभी प्रकार की उन्नति का मूल क्या है? अपनी भाषा की उन्नति है, क्योंकि वो सभी उन्नति की मूल है, क्योंकि बिना अपनी भाषा की उन्नति के एवं ज्ञान के हृदय में जो पीड़ा है वह दूर नहीं होगी। तो निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। अपनी भाषा की उन्नति के साथ ही जो आपकी खुद की भाषा है उसी के साथ चूंकि आपकी सारी उन्नतियां जुड़ी हुई हैं, उसी वही मूल है आपकी भाषा। तो बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं हो को सूल, यानी कि आपकी जो भाषा है वो एक प्रकार से उन्नति में सबको समाहित करती है और आपके जो ज्ञान के हृदय में जो पीड़ा है उसको दूर करने के लिए निज भाषा ही आती है। दूसरा दोहा आप लिख सकते हो, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, और पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। यानी कि आप अंग्रेजी पढ़ कर कितने बड़े विद्वान या कुछ भी हो जाएं, लेकिन फिर भी आप गुण नहीं हो सकता। अंग्रेजी पढ़ने के बाद में आप गुणी नहीं हो सकते। आप विद्वान हो सकते हैं, आप गुणी नहीं हो सकते, आप संस्कारी नहीं हो सकते अंग्रेजी पढ़ करके। ये कहने का प्रयास, निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। अगर आपके पास निज भाषा, खुद की भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप हीन ही हो, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं है। क्लियर? ये बात समझे। यानी इसमें कभी ये कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ करके लोग सभी गुणों में प्रवीण हो भी जाए, मान लेते हैं, फिर भी समाज में समान मतलब कि सम्मान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे अंग्रेजी पढ़ करके। किंतु अपनी भाषा के ज्ञान बिना वो व्यक्ति चाहे इतना अंग्रेजी पढ़ करके कितना भी विद्वान हो जाए, लेकिन वह एक प्रकार से वो क्या नहीं कर पाएगा, वो सम्मान उतना नहीं पा पाएगा, या फिर वह क्या नहीं कर पाएगा, वह हीनता को ही महसूस करेगा। क्लियर? और भी तमाम सारे दोहे हैं, जैसे उन्नति पूरी है तबही जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूड सब कोय, निज भाषा उन्नति बिना कबहु न होई है सोए, लाख उपाय अनेक यों भले करे किन कोय। ठीक है? तमाम प्रकार की दोहे इनके मिल जाएंगे उन्नति को लेकर के। अथवा आपसे कह रहा, अथवा छायावाद के 4 प्रमुख कवि कौन हैं? सबकी एक एक रचना का नाम लिखें। छायावाद के कवियों में नाम प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा, ठीक है, तो ये सब कवि आते हैं और खास करके इनकी रचनाएं तो आप सभी को पता होंगी छायावाद के कवियों में। ठीक है, प्रसाद पंत निराला, तो प्रसाद की बात की जाए तो प्रसाद की रचना कामायनी महाकाव्य है सबसे बड़ा। इसके अलावा सुमित्रानंद पंत की तमाम सारी रचनाएं हैं, लोकायतन,
कला और बूढ़ा चांद, ठीक है, स्वर्णधूलि, युगबाणी, युगांत, ज्योत्सना, उत्तरा, रजशिखर, ठीक है, बाणी, यतिमा, शिल्पी, रजशिखर, उत्तरा, युगपथ, खादी के फूल, कई सारी रचनाएं इनकी हैं, ठीक है, गुंजन, बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, कई प्रकार की रचनाएं हैं। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की तो मैंने आपको बता ही दी। इसके अलावा निराला जी की रचनाएं आपको पता ही होगा, ठीक है। निराला की कौन सी रचना सबसे, जूही की कली निराला की ही है, ठीक है। इसके अलावा निराला की और रचनाएं आप जानते होंगे, जैसे निराला की रचना है सरोज स्मृति, ठीक है, राम की शक्ति पूजा, ये सब रचनाएं हैं, तो आप आसानी से लिख पाते हैं। महादेवी वर्मा जी की बात की तो इनकी भी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे कि निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत हो गया, यामा हो गया, दीप शिखा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा, ये सब इनके काव्य संग्रह हैं। तो एक प्रकार से ये चीज़ें हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है 5वां नंबर प्रश्न है, प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ, इसका समय विस्तार से बताते हुए कवि यज्ञ का पूरा नाम लिखिए। प्रयोगवाद का जो प्रारंभ हुआ समय 1943 से लेकर के 1950 तक आप मान सकते हैं इसको, ठीक है, 1949 या 50 तक मान सकते हैं, कुल मिलाकर के 1954 तक हम मान लेते हैं, ठीक है, 1954 तक मान लीजिए। 1943 से लेकर के 1954 तक जो समय काल है, ये आपका समय काल है भाई प्रयोगवाद का। प्रयोगवाद का समय 1943 से इसलिए शुरू हुआ चूँकि अज्ञे जी की एक प्रकार से उन्होंने तार सप्तकों का प्रकाशन जो अज्ञे जी ने किया वो 1943 में किया, यानी अज्ञे के तार सप्तक कब प्रकाशित हुए, 1943 में प्रकाशित हुए, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अज्ञे जी का पूरा नाम पूछा ना तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे इनका पूरा नाम था, क्लियर। तो ये प्रयोगवाद के बारे में चीज़ें हो गई। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 6ठा नंबर, रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं, क्रम से उसके नाम लिखें। तो श्री रामचरितमानस की बात करें तो इसमें 7 कांड हैं, सबसे पहले ये लिखेंगे। इनमें सबसे पहला जो कांड है वो है आपका कौन सा कांड, बाल कांड। दूसरा कांड है आपका अयोध्या कांड। तीसरा कांड आपका कौन सा है भाई, तीसरा कांड आपका कौन सा है, तीसरा कांड है आपका अरण्य कांड यानी जंगल, जिसको अरण्य माने जंगल। चौथा कांड है आपका किष्किंधा कांड। पांचवा कांड है आपका सुंदर कांड, ठीक है, और आज तो आपको पता होगा मंगलवार है, सभी के घर में सुंदर कांड ही होता है। छठवां आपका जो कांड है वो है लंका कांड और 7वां कांड है उत्तर कांड। तो एक प्रकार से 7 कांड है आपके कौन कौन से, पहला बाल कांड, दूसरा आपका अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठवां लंका कांड और 7वां उत्तर कांड, क्लियर। ये रामचरितमानस के कुछ कांड जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, इस मान्यता का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। बिहारी, बिहारी का नाम आपने सुना होगा, रीति सिद्ध काव्यधारा से जुड़े रहे हैं बिहारी लाल। तो बिहारी ने गागर में सागर इस दृष्टि से भरा चूंकि कहा गया है कि बिहारी जो है इनके संदर्भ में कहा गया कि सतसैया के 2 हरे, ज्यों नावक के तीर, और देखन माँ छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी सतसैया मतलब बिहारी सतसई की एकमात्र रचना है, मात्र 713 दोहे इनके बिहारी सतसई में वर्णित हैं, लेकिन उन्हीं 713 से पूरा का पूरा एक एक दोहा इनका एक एक रत्न का काम करता है। ये आप सोचिए हिंदी साहित्य की दृष्टि से खास करके बिहारी लाल का, तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिहारी लाल ने गागर में सागर भरा है, इनका एक दोहा बड़ा फेमस है, आपको पता होगा, वो दोहा है कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात और भरे भुवन में करत हैं नयनन ही सौगात। यानी कि ये जो बिहारी का जो दोहा है उसमें एक नायिका और एक नायक हैं, वो एक रूम कमरे में बैठे हुए हैं और कमरे में एक प्रकार से और भी तमाम सारे लोग हैं, पूरा कमरा भरा हुआ है, सभी लोग हैं, लेकिन नायक और नायिका की आंखें जो होती हैं उन्हीं के माध्यम से, आंखों के माध्यम से, नैनाचार के माध्यम से तमाम प्रकार की बातें हो जाती हैं महोदय। इस प्रकार की जब बातें होती हैं आंखों के माध्यम से, तो उस कवि के बारे में सोचिए जो आंखों से 100 से अधिक बातों को कहने में सक्षम होता है अपनी लेखनी के माध्यम से, वह कवि गागर में सागर क्या और भी चीजों को भर सकता है। यानी कि बिहारी लाल का एक एक दोहा हिंदी साहित्य का रत्न इसलिए है, या बिहारी को गागर में सागर भरने का काम इसलिए कहा जाता है कि भाई क्योंकि इनके एक एक दोहे में कम से कम नहीं तो 5 आप व्याख्याएं बता सकते हैं, ठीक है, समझे। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया बिहारी लाल संबंध में कुछ बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रसाद के काव्य कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, प्रथम और अंतिम सर्ग का नाम लिखिए। काम प्रसाद जी के यानी जयशंकर प्रसाद जी की रचना जो कामायनी है, कामायनी एक महाकाव्य है, सबसे पहले तो ये जाने। कामायनी महाकाव्य को द्वितीय रामचरितमानस भी विद्वानों ने कहा है, कुछ लोगों ने। तो कामायनी के सर्गों की बात की तो कुल मिलाकर के कामायनी में 15 सर्ग है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। पहला सर्ग इसका है भाई, देखिए पहले चिंता से व्यक्ति शुरू होता है और लास्ट में आनंद, यानी कि एक प्रकार से जैसा आपको पता होगा कि सुखांत इस
महाकाव्य का जो अंत हुआ है वो सुखांत है। और शुरुआती दौर जो है इसका वो बड़ा एक प्रकार चिंता सर्ग नाम है शुरुआती सर्ग का, यानी प्रथम जो सर्ग है कामायनी का वो है चिंता सर्ग। और जो लास्ट सर्ग है यानी कि अंतिम सर्ग है 15वां सर्ग है उसका नाम है आनंद। ठीक है, क्या नाम है? क्लियर? यानी कि चिंता से शुरू होकर के और आनंद पर जाकर के खत्म होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका, नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद, इसका भावार्थ स्पष्ट कीजिए। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। कौन सा? नागार्जुन की कविता के बारे में। नागार्जुन की जो कविता है अकाल और उसके बाद, ये कविता अत्यंत छोटे कलेवर की कविता है। कुल इसमें 8 पंक्तियां हैं और इस कविता की जो रचना हुई है वो 1952 ईस्वी में जो है नागार्जुन ने की है। डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा संपादित नागार्जुन की जो प्रतिनिधि कविताएं हैं उसकी उस पुस्तक के संपादक यही हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने संपादित करवाया नागार्जुन की जो प्रतिनिधि कविताएं थी। और उसी कविता संग्रह में अकाल और उसके बाद कविता भी संकलित है। अकाल के बाद परिवेश और परिस्थिति का यथार्थ चित्रण जो होता है इस कविता के माध्यम से दिखाई पड़ेगा आपको। और खास करके नागार्जुन की उन्होंने क्या किया है कि 8 पंक्तियों में खास करके अकाल और उसके बाद कविता का एक प्रकार से जो चीजें हैं उसको एक प्रकार से इतने अच्छे तरीके से, इतने सजीव और मर्मस्पर्शी तरीके से चित्र प्रस्तुत किया है। आपको बता दूं कि कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, उसमें भूख और विवशता का सजीव चित्रण भी दिखाई पड़ता है। कविता क्या है अकाल और उसके बाद 8 पंक्तियां मैं आपको सुना देता हूं पढ़ करके। जो है कविता जो नागार्जुन ने लिखा है अकाल और उसके बाद, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। 1952 की एक कविता बहुत कुछ कह जाती है। मात्र 8 लाइन है लेकिन कहती बहुत कुछ है। तो यही है इसका भावार्थ। नागार्जुन वैसे एक प्रकार से इन्होंने इसमें कई प्रकार की चीज़ों के वर्णन के बारे में बताया है, अकाल की दारुण दशा का वर्णन किया है। बस यही है इसका भावार्थ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 10वां नंबर है, अमीर खुसरो की कविता लेखन की 4 पंक्तियां प्रस्तुत कीजिए। कविता लेखन की 4 पंक्तियां आपसे पूछ रहा है अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो के बारे में तो कई पंक्तियां मैंने आपको ऑलरेडी बताई। 2022 वाले मॉडल पेपर मैंने बताया था कि आप बार बार उसको जरूर देखें, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप लोगों ने जिन्होंने देखा होगा उन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से लिखा होगा। उन्होंने कहा, अपने गुरु के संदर्भ में ही कहा था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। उन्होंने यह भी कहा, आप देखे होंगे उनका जो पहला आपके पाठ्यक्रम में संकलित है कव्वाली संकलित है, कौन सी है? मैथिली ठाकुर जो गाई है यूट्यूब पर आप देखेंगे कि छापा तिलक तज दीन्ही रे तो से नैना मिला के, प्रेम बटी का मदवा पिला के मतवारी कर दीन्ही रे मोसे नैना मिलाई के, खुसरो निजाम पे बलिबल जइए मोहे सुहागन कीन्ही रे मोसे नैना मिला के। ये पंक्तियां बहुत अच्छे तरीके से गाई जा सकती हैं कि छाप तिलक तज दीन्ही रे तो से नैना मिला के। कई प्रकार से इसका एक प्रकार से आप ताल तुक देख करके फिट कर सकते हैं म्यूजिक के माध्यम से। हालांकि मुझे गाना बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन जब आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। तो यही 4 लाइनें आपको लिख देनी थी। या फिर आप दूसरी, काहे को ब्याही विदेश रे लखी बाबुल मोरे, हम तो बाबुल तोरे बागों की कोयल, कुहकत घर घर जाऊं लखी बाबुल मोरे, हम तो बाबुल तोरे खेतों की चुड़िया, चुग्गा चुगत उड़ जाऊं लखी बाबुल मोरे। ये भी कविता अमीर खुसरो की ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खंडबा की बात करें, खंडबा में लघुत्तरीय प्रश्न है आपके निर्देश दिया गया है। इस खंड में कुल 7 प्रश्न है। प्रारंभ के 2 प्रश्न 2 और 3 यानी व्याख्या वाले हैं जो कि अनिवार्य हैं। शेष सभी प्रश्न समीक्षात्मक है जिनमें से आपको 2 प्रश्न ही हल करने हैं। इस तरह खंड में कुल मिलाकर के 4 प्रश्न का उत्तर आपको देना है, 2 व्याख्या वाले और 2 आपके डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने वाले। 6 अंक एक प्रश्न के लिए आपका निर्धारित किया गया है। 150 शब्दों में, मतलब कि 150 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। क्लियर? आइए देखते हैं। पहला आपका आ चुका है, दूसरा नंबर प्रश्न इसको अनिवार्य है करना। ठीक है, प्रश्न आपका ये अनिवार्य है। प्रश्न क्या है, लेकिन इसमें भी ऑप्शन आपको मिलेगा। मान लेते हैं ये कविता आपको नहीं पता तो आप दूसरा लिख सकते हैं। अधोलिखित काव्यांशों की व्याख्या कीजिए। अब व्याख्या में आप देखते हैं ये आ गया क्या भाई कि देख 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 राधा रूप अपार, अपूरब के भी आन मिलावल, खित खित तलवावल सार,
और इसके अलावा अंग ही, देखें, अंग ही अंग अनंग मुरझायत, हेरय पइये अधीर, मन मथ कोटि मथन कर जो जन, जे जन से सधि मधि महि गीर, कत कत लक्ष्मी चरण तल, ने उछिए रंगिन हेर विभोरी, और करु अभिलाख मनहि पद पंकज अहोनी अहोनिसि कोर अगोरी। ये जो पंक्तियां हैं ये गोरखनाथ की हैं, और गोरखनाथ की आपको पता होगा, देख देख राधा रूप अपारी किसकी पंक्तियां हैं? विद्यापति की है, सॉरी, ये पंक्तियां आप किसकी भाई? विद्यापति की है। और आपको पता होगा राधा की वंदना उन्होंने करी है, तो उसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया, राधा की वंदना जो है करी है। क्लियर? तो इसकी व्याख्या मैंने आपको बता रखी है, आप आसानी से उसको देख लीजिएगा, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। अगला आपका आ गया, अथवा करके आपको दिया गया है, अथवा करके आपको दिया गया कि काहे को ब्याही विदेश रे, सखी बाबुल मोरे। आगे देखिए अगला आपका है अथवा करके, तो चाहो तो ऊपर वाला कर दीजिए, देख देख राधा रूप अपार वाला, यानी कि वो आपका मैथिली में लिखा है, किसने लिखा है? विद्यापति की रचना, तो उसको आप लिख सकते थे। या फिर अगली आपको दी गई थी पंक्तियां व्याख्या के लिए, मतलब व्याख्या करने के लिए, काहे को ब्याही विदेश रे, सखी बाबुल मोरे। एक जो है एक प्रकार से कन्या है, वो अपने पिता से कहती कि हे पिताजी, मेरा विवाह करके मुझे पराये घर क्यों भेज रहे हैं, एक प्रकार से इसके बारे में बताती है। तो काहे को ब्याही विदेश रे, सखी बाबुल मोरे, हम तो बाबुल तेरे बागों की कोयल, कुहकत घर घर ताऊ जाऊं। हम तो बाबुल मतलब अपने पिताजी से कहती कि पिताजी मैं तो जो है तेरे बागों की कोयल हूँ, घर घर में एक प्रकार से इतनी मार्मिक चीज़ें, मैंने इसको विस्तार से बताया। वो कहती हैं कि जो है मैं तो क्या हूँ, एक प्रकार से अपने घर की रूपी पिंजड़े में घूमने वाली छोटी सी चिड़िया हूँ, जो रात भर तुम्हारे घर में रह करके सुबह उड़ जाऊंगी, एक प्रकार से मतलब विवाह संपन्न होने के पश्चात ससुराल चली जाऊंगी। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, लखी बाबुल मोरे, हम तो बाबुल तोरे खेतों की चुड़िया, चुग्गा चुगत उड़ जाऊं सखी लखी बाबुल मोरे। इस प्रकार से एक लड़की और एक पिताजी के बीच का जो प्रेम है, वह प्रेम यहाँ पर दिखाई पड़ता है, और निश्चित तौर पर प्रेम होता भी है। एक पिता और एक पुत्री का जो प्रेम होता है बहुत पवित्र प्रेम होता है, और प्रेम होना भी चाहिए। जब एक पिता अपनी कन्या को आपको देता है तो सोचिए कितना बड़ा त्याग करता है वो, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते हैं कभी कभी। और आजकल की तो पीढ़ी है ऐसी हो चुकी कि प्रेम को समझ ही नहीं पाती है। चाहे माता पिता का प्रेम ले लीजिए, चाहे पिता पुत्र का प्रेम ले लीजिए, चाहे माता पुत्र का प्रेम, माता पुत्री का प्रेम, आप देखते हैं ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। आजकल के भौतिकवादी बच्चे जो हैं लगातार बस अपने में ही खोए रहते हैं, और ऐसा प्रेम दिखता ही नहीं है। तो एक प्रकार से आगे बढ़ते, तो ये आपको करना था। बाकी मैंने व्याख्या ऑलरेडी बता रखी यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं उसको। अगला आपसे पूछा गया था, इस करुणा कलित हृदय में, अब बिकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में, वेदना असीम गरजती, मानस सागर के तट पर, क्यों लोल लहर की घातें, कल कल ध्वनि से हैं कहती कुछ विस्मित बीती बातें। ये पंक्तियां एक प्रकार से जब आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, और आंसू मेघदूत कही जाती है रचना हिंदी साहित्य में। आंसू को लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने, और ये रचना बड़ी ही फेमस रचना है। आंसू एक प्रकार से हिंदी का मेघदूत कही जाने वाली रचना है, तो वो जयशंकर प्रसाद ने लिखा। ये पूछी गई थी, आसानी से आप कर पाते, इसकी व्याख्या भी मैंने बताई है। अथवा करके आपको दिया गया कि हम नदी के दीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत सुवनी बह जाए। इसके अलावा वह हमें आकार देती है, हमारे कोण गलियां अंतरीप उभार सैकत कूल, सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं, यानी उसकी बनाई हैं। माँ है वह, है इसी से हम बने हैं, हम नदी के दीप हैं। ये नदी के दीप कविता जो है किसकी कविता है? अज्ञे की कविता है। आपको पता होगा नदी के दीप कविता किसकी है? अज्ञे की कविता है। तो उसके बारे में अज्ञे महोदय ने इसके बताया, इसकी व्याख्या भी मैंने बताई, ऑलरेडी आपका हो जाता। तो ये इतने प्रश्न आपके लिए पूछे गए थे, मतलब कि ये सब उसके। बाकी यहाँ से आपको 2 प्रश्न इसमें भी से करने थे, बाकी वो उसमें से एक प्रश्न आपका करना था। ठीक है, प्रश्न है आपका, सिद्ध साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मुक्तिबोध की काव्य चेतना पर एक संतुलित आलेख लिखिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न पूछा गया था। आपकी परीक्षा, जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक अवदान पर प्रकाश डालिए।
7वां प्रश्न है आपका, महादेवी के गीतों में प्रेम और विवाह की गहरी अभिव्यंजनाएं हैं, उदाहरणों से सिद्ध कीजिए। तो ये प्रश्न आपसे पूछे गए थे। इसके अलावा अगला प्रश्न था आपका, साहित्य में शोध प्रवृत्ति का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 4 प्रश्न थे, इनमें से केवल आपको 2 प्रश्न करने थे, मतलब 5 प्रश्न थे, 2 प्रश्न इनमें से करने थे और आपका एक प्रश्न, मतलब कि एक प्रश्न चाहे ये आप कर देते और चाहे इसके स्थान पर आप कोई भी प्रश्न कर देते, यानी कि ये इसके ऊपर वाला अथवा, अथवा के ऊपर वाला, यानी कि चाहे जयशंकर प्रसाद के आंसू वाला और चाहे ये नदी के दीप अज्ञे की कविता का। ठीक है, बहुत सरल आया था, कोई दिक्कत नहीं। और इसके अलावा ये चाहे अमीर खुसरो का कर देते और चाहे ये कर देते आप विद्यापति की पदावली का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को थोड़ा सा देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय को लेकर के खंड सा में निर्देश दिया गया आपको। खंड सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न निर्देश करा कि इस खंड में कुल 4 प्रश्न हैं, जिसमें से केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 450 शब्दों में होना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 10.5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, यानी कि आपको 21 नंबर यहाँ से मिलेंगे। 2 प्रश्न ही करने हैं, 450 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में आचार्य शुक्ल के योगदान की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न को मैंने रखा था। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है आपका, कबीर की सामाजिक चेतना में विद्रोह का भाव परिलक्षित होता है, सोदाहरण विश्लेषण कीजिए। बिल्कुल परिलक्षित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में नवजागरण पर एक आलेख प्रस्तुत कीजिए। और अगला प्रश्न, सूरदास ने श्रृंगार और वात्सल्य का कोना कोना झांक लिया है, इस अवधारणा का विवेचन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को आप रट लीजिएगा, इन प्रश्नों पर आप थोड़ा सा जानकारी ग्रहण कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और आपकी परीक्षा में यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध करवा दी गई पहले से, तो आप लोग देख लीजिएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट के चैनल पर 2023 की प्लेलिस्ट है, उसमें सारी वीडियोज़ आपकी 2022 वाली भी है और 2023 की कुछ जो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जो कि आपको देखनी चाहिए, उसके बारे में मैंने बता दिया, तो आप देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आशा मैं करता था कि आपके प्रश्न में ऐसे ही आएगा और आपने प्रश्न अच्छा किया होगा, और निश्चित तौर पर हमारे द्वारा बताए गए बहुत सारे प्रश्न आपकी मदद किए होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, आई लव यू।